हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी प्रॉब्लम नंबर 5.9 जिसमें वो कह रहे कि फाइंड कीजिए वी नॉट को यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। तो ये भी आपका वही प्रीवियस प्रॉब्लम्स की तरह ही है। बहुत इजी है, इसमें दो वोल्टेज सोर्सेज लगे हुए हैं। मैंने आपको बताया था बच्चों, ये क्वेश्चन बस यहाँ तक है, नीचे वाला मैंने शेप हुड ड्रा किया है। तो आपको बता दूँ ये कैसे ड्रा किया बच्चों। असल में सुपरपोजिशन का ये कहना था कि जो सोर्स होता है ना बच्चों, एक पूरा सर्किट जो होता है उसमें जो आउटपुट होती है, यानी कि जो हमने मालूम करना होता है उसको आउटपुट कहते हैं। वो हमेशा डिपेंड करती है इनपुट सोर्सेज पे, यानी कि जितने इनपुट सोर्सेज होंगे वोल्टेज या करंट सोर्सेज, वो कुछ ना कुछ किरदार प्ले कर रहे होंगे, उसको या तो इंक्रीज कर रहे होंगे या डिक्रीज कर रहे होंगे। तो सुपरपोजिशन ने ये कहा था कि आप ये कर सकते हो कि एट अ टाइम जितने वोल्टेज सोर्सेज या करंट सोर्सेज लगे हैं उनमें से सिर्फ एक सोर्स को ऑन रख के आप एक एक करके सब सोर्सेज का आउटपुट पे असर कैलकुलेट करके उन सबको जमा करें, तो आपको पता चल जाएगा टोटल आउटपुट कितनी आएगी। ये सुपरपोजिशन थ्योरम का कहना था। तो हम यही चीज़ फॉलो करते हैं बच्चों। देखो कि आपने ना क्या करना होता है कि इस सर्किट्स को में किसी एक सोर्स को सिर्फ एट अ टाइम पावर ऑन रख के बाकी सबको शट डाउन कर देना होता है। जो वोल्टेज सोर्स होते हैं, जो जो वोल्टेज सोर्स वो जब शट डाउन होता है तो एज अ शॉर्ट वायर के तौर पे वर्क करते हैं, और जो करंट सोर्सेज होते हैं वो जब शट डाउन होता है तो एज अ ओपन सर्किट के तौर पे वर्क करते हैं। ठीक है जी। तो ज़रा यहाँ पे गौर कीजिएगा, मैंने क्या किया, मैंने वही यानी कि उसकी ट्रिक इस्तेमाल की है जैसे उसने थ्योरम में कहा हुआ है कि एक सोर्स को सिर्फ आपने ऑन रख के अपनी आउटपुट को पहले कैलकुलेट करना है। वो टोटल आउटपुट तो नहीं होगी, आउटपुट का कुछ हिस्सा होगा, डेट्स वाई उसको हम वी नॉट नहीं कह सकते। तो मैंने ये सर्किट ड्रा किया, कैसे देखें, 9 वोल्ट के सोर्स को मैंने पावर ऑन रखा, बाकी सारे सोर्सेज को शट डाउन कर दिया। इसमें है ही दो सोर्स, तो डेट्स वाई दो की ही बात करूंगा। तो दूसरा सोर्स जब शट डाउन हुआ, ये एक वोल्टेज सोर्स था, तो जब वोल्टेज सोर्स शट डाउन होता है तो उसको किसके साथ रिप्लेस करते हैं, शॉर्ट वायर से। तो ये देखें, शॉर्ट वायर का मतलब होता है एक ऐसी वायर जिसकी रेजिस्टेंस जीरो हो। तो ये मैंने डायरेक्ट एक वायर कनेक्ट करवा दिया, ये शॉर्ट वायर है। तो ये मैंने उसकी जगह शॉर्ट वायर लगा दिया 6 वोल्ट के सोर्स की जगह, और बाकी सर्किट देखें एज इट एज है। और ये वी नॉट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी वी नॉट की, ये वी नॉट का कुछ हिस्सा होगा जो जनरेट हो रहा होगा 9 वोल्ट की वजह से। डेट्स वाई हम इसको कह देंगे वी नॉट प्राइम, यानी कि वी नॉट की कुछ वैल्यू। ठीक है, इसका ये मतलब है। तो अब हमने इसको पहले कैलकुलेट कर लेना है कि 9 वोल्ट की वजह से कितना मतलब वी नॉट बच्चों कैलकुलेट हो रहा है, सॉरी जनरेट हो रहा है। उसके बाद हम 6 वोल्ट को टर्न ऑन करेंगे और इसको शट डाउन करके देखेंगे कि 6 वोल्ट की वजह से वी नॉट के कितनी जनरेट होती है। उसके बाद उन दोनों को जमा करके जो आंसर आएगा वो वी नॉट की एग्जैक्ट वैल्यू होगी। चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं बच्चों। मैं इस्तेमाल करना चाहूँगा नोडल एनालिसिस टेक्निक का, क्योंकि वो ज़्यादा ईजी रह रही है हर क्वेश्चन में, इसलिए मैं अभी तक नोडल एनालिसिस को ही तरजीह दे रहा हूँ हर क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले हमने नोड आइडेंटिफाई करना बच्चों। नोड एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच होती है। जहाँ पे दो चीज़ों की वायर अटैच होती है वो होता है बाइनरी नोड, उसको हम कंसिडर नहीं करते, वो हमारा सर्किट लंबा कर देता है, यानी कि ज़्यादा क्वेश्चन लंबा हो जाता है। तो बाइनरी नोड कंसिडर नहीं करना। उसके बाद 3 चीज़ों की वायर जहाँ पे अटैच होती है वो होता है हायर नोड, और जहाँ पे 3 से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच होती है वहाँ पे उसको कहते हैं सरफेस नोड। तो इन दोनों को कंसिडर करना है, हायर और सरफेस नोड। ये देखो यहाँ पे 3 रजिस्टर्स की वायर अटैच है, तो ये मेरा नोड 1 हो गया। यहाँ पे मैं V1 के नाम से वोल्टेज ले लेता हूँ। उसके बाद ये मेरे पास एक नोड है जहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच है, 3 रजिस्टर्स की, तो ये मेरे पास हो गया नोड 2। यहाँ पे मैं V2 के नाम से वोल्टेज ले लेता हूँ। उसके बाद देखो ये नीचे वाली पूरी जो सतह है, यहाँ पे आके 4 चीज़ों की वायर अटैच हो रही है, 3 रजिस्टर्स देखो, एक ये 3 किलो ओम, एक ये और एक ये वोल्टेज सोर्स। तो इन 4 चीज़ों की वायर अटैच हो रही है। तो ये नीचे एक पूरा सरफेस नोड है, क्योंकि इसके सेंटर में कोई रजिस्टर वगैरह नहीं है, डेट्स वाई ये एक ही नोड है। तो लिहाजा ये मेरे पास एक पूरा सरफेस नोड हो गया, 4 वायर्स अटैच हैं, डेट्स वाई। तो इसको हमें करना पड़ेगा ग्राउंड, बिकॉज जब तक एक नोड ग्राउंड नहीं होता करंट फ्लो नहीं कर पाता, डेट्स वाई एक नोड को ग्राउंड करना ज़रूरी होता है। तो इस नोड को हम ग्राउंड कर देंगे, यहाँ पे 0 वोल्ट आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, यानी किसी एक नोड को ग्राउंड करना था। तो मैंने हमेशा कोशिश मैं यही करता हूँ कि जो नीचे वाला नोड होता है उसको ग्राउंड करता हूँ। अब बच्चों हम क्या करेंगे, देखें वी नॉट प्राइम की पहले इक्वेशन बना के देखते हैं। देखें वी नॉट प्राइम दो नोड्स के सेंटर में आ रहा है। वी नॉट प्राइम V1 के नोड के और ग्राउंड नोड के सेंटर में आ रहा है, ये वाला नोड, ये वाले वोल्टेज। तो लिहाजा जिस तरफ इसका पॉजिटिव टर्मिनल है वो वाले नोड के वोल्टेज प्लस में आ जाएंगे V1, और जिस तरफ इसका नेगेटिव टर्मिनल है वो वाले वोल्टेज माइनस में आ जाएंगे। तो ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी, यानी कि वी नॉट प्राइम V1 के इक्वल है। अगर मैं V1 कैलकुलेट कर लेता हूँ तो मुझे वी नॉट प्राइम की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इसका ये मतलब है। तो ये हमें कैलकुलेट करने होंगे, चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बच्चों ये उस वक्त ही ऐसे मतलब अप्लाई होती है ये वाली इक्वेशन जब सिर्फ दो नोड्स के दरमियान एक ही ऐसा वेरिएबल मैंशन हो। अगर एक और रजिस्टर लगा होता ना इसके, यानी इस वायर के अंदर, और वी नॉट प्राइम एक रजिस्टर के क्रॉस होते, फिर मैं ऐसे इक्वेशन नहीं था लिख सकता। ये सिर्फ एक रजिस्टर था जिसके क्रॉस ये वोल्टेज थे और ये दो नोड्स के सेंटर में था, इस वजह से ऐसे इक्वेशन लिख सका हूँ मैं।
अब चलें, अब हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं KCL बच्चों नोड 1 पे और नोड 2 पे। पहले KCL अप्लाई करूँगा नोड 1 पे। KCL क्या कहता है बच्चों, आपने लिख लेना अप्लाई KCL एट नोड 1। ये मैंने आपको चैप्टर 3 में सारा सिखाया हुआ है। KCL किरचॉफ करंट लॉ, द सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लीविंग करंट, यानी जितना करंट एंटर करता है उतना ही लीव करता है। मैं हमेशा बच्चों इज इक्वल टू की, ये मैं यहाँ पे इज इक्वल टू लिख लेता हूँ क्योंकि जगह कम है, क्या पता मेरी यहाँ पे जगह कम पड़ जाए, इसलिए मैं इज इक्वल टू नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, दूसरी लाइन भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इज इक्वल टू की हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे मैं लिविंग करंट्स लिखता हूँ और राइट हैंड साइड पे एंटरिंग करंट। जिस वायर की करंट आपको पता नहीं होती उसके ऊपर आप लिविंग करंट का एक फार्मूला लगा के उसकी करंट लिख लेते होते हो। अब मैं नोड 1 पे KCL लगा रहा हूँ, तो इस नोड 1 के घेरे में जितनी वायर्स आ रही हैं मुझे सबकी करंट लिखनी होगी। एक तो ये वायर है, एक ये है और एक ये है, इन तीनों की करंट्स मैंने लिखनी है। तो मुझे देखो तीनों वायर्स की करंट का नहीं पता, मुझे इस वायर की करंट का भी नहीं पता। तो अब मैं एक कंसेप्ट आपको जैसे कि बता रहा हूँ, लिविंग करंट के कंसेप्ट से हम इसकी वायर की करंट लिखेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इस नोड में से एक करंट को लीव करवा देता हूँ अपने माइंड में। यहाँ पे मेंशन नहीं करना कि ये लीव हो रही है, बस अपने माइंड में सोचो। जिस नोड में से आप करंट को लीव करवाते हैं ना, उसी वक्त उस नोड के वोल्टेज लिख के आगे माइनस लिख देना होता है आपने। यहाँ से करंट लीव करती हुई जाके एंटर हुई आगे इसके पॉजिटिव टर्मिनल में, तो ये लिखे जाएंगे +9, लेकिन बाहर वाले माइनस की वजह से ये -9 हो जाएगा। ठीक है, और करंट ने बच्चों जब लीव करना होता है तो वो नोड टू नोड मूव करती है, ये आपने हमेशा याद रखना है। तो यहाँ ये अभी सोर्स तक पहुँची है, सोर्स, तो ये इस सोर्स में से लीव करेगी क्योंकि नोड टू नोड करंट की मूवमेंट नहीं हुई। जब इस वोल्टेज सोर्स में से करंट लीव करेगी फिर से आगे माइनस आ जाएगा, माइनस आया, फिर यहाँ से करंट लीव करती है एंटर करके ग्राउंड नोड में, तो ग्राउंड नोड के वोल्टेज आगे 0 और जितनी रेजिस्टेंस इस वायर में रास्ते में हमें देखने को मिली इस करंट के लिए वो आ जाएगी इसके बटे में जो कि 3K थी, तो ये आपके बटे में आ गई। उसके बाद प्लस, अब इस वायर की बच्चों हमने करंट लिखनी है। इस वायर की करंट कैसे लिखेंगे, वही लिविंग करंट का फार्मूला, हम यहाँ से करंट को लीव करवाएंगे इस नोड में से, तो उसी वक्त लिख देंगे V1 माइनस। तो यहाँ से करंट लीव करती जाके एंटर करके 0 वोल्ट में V1 माइनस 0 और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आगे बटे में जो कि 3K है। ठीक है बच्चों, उसके बाद लास्ट वायर बचती है ये वाली, तो इस वायर की भी मुझे करंट का नहीं पता, तो वही लिविंग करंट का फार्मूला, यहाँ से करंट को लीव करवा देता हूँ V1 माइनस, जाके एंटर हुई V2 में, नोड टू नोड मूवमेंट होगी और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आगे बटे में जो कि 3K है। ठीक है बच्चों, ये मैं छोटा सा लिख रहा हूँ क्योंकि 9 भी नीचे आ रहा है। तो इज इक्वल टू 0 आ गया क्योंकि इसके नोड के घेरे में जितनी वायर्स थी उनमें से कोई भी एंटरिंग करंट नहीं थी। अब इस कैल्शियम देखो बच्चों, इस पूरी इक्वेशन कैल्शियम 3K आ रहा है, तो मैं पूरी इक्वेशन को 3K से मल्टीप्लाई करता हूँ। यहाँ पे जब 3K मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरे का पूरा कट जाएगा और ऊपर वाली टर्म एज इट एज आ जाएगी V1 माइनस 9। यहाँ पे जब 3K मल्टीप्लाई होगा तो पूरे का पूरा कट जाएगा, सिंपल ऊपर वाला V1 आ जाएगा। यहाँ पे जब 3K ज़रब होगा पूरे का पूरा कट जाएगा, ऊपर वाली टर्म एज इट एज आ जाएगी V1 माइनस V2 और इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। मैंने इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाया 3K से, इस कैल्शियम से। अब बच्चों देखो इसको ज़रा सॉल्व कर लो, देखो 3V1 बन रहा है और साथ में -V2 और इज इक्वल टू ये दूसरी जानिब जाके +9 हो गया, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब आपने क्या करना है, नोड 2 के ऊपर लगाना KCL, इसके साथ एक इक्वेशन बनानी है और फिर उसको सॉल्व कर पाओगे आप कैलकुलेटर पे। ठीक है, तो चलिए यहाँ नोड 2 के ऊपर KCL लगाते हैं। अब इसके घेरे में जितनी वायर्स हैं सबकी मैं करंट्स लिखूंगा। पहले नंबर पे मैं इस वायर की करंट लिखता हूँ, तो कैसे लिखूंगा, वही तरीकाकार, यहाँ से करंट को लीव करूँगा V2 माइनस और V1 में एंटर हुई V2 माइनस V1 और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आगे बटे में प्लस। उसके बाद इस वायर की करंट वही तरीकाकार V2 माइनस 0 में एंटर हुई V2 माइनस 0 और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो 3K थी। उसके बाद इस वायर की करंट वो भी ऐसे ही आएगी V2 माइनस 0 और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई, एंटरिंग करंट है ही को नहीं तो इज इक्वल टू 0 आ गया। आप इसी इक्वेशन को भी वही एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करवा के सॉल्व करो। देखो यहाँ पे 3K इसका एलसीएम आ रहा है, 3K से मल्टीप्लाई करवाया पूरी इक्वेशन को। तो बच्चों इसके जो बाकी के स्टेप्स हैं ना, नेक्स्ट स्टेप वो मैं यहाँ पे करने लगूँ ताकि यार थोड़ी जगह बन जाए। आगे वाला भी करना है इसका, जब दूसरा सोर्स एक्टिव करूँगा 6 वोल्ट का तब भी मुझे जगह चाहिए होगी, तो मैं नेक्स्ट पेज पे मूव कर गया तो तब आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी, इसलिए मैं इसी पेज पे सारा करना चाहता हूँ। डेट्स में मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेक्स्ट इसका स्टेप। इस कैल्शियम से जब बच्चों इसको मैं ज़रब दूंगा, 3K इस कैल्शियम बन रहा है तो 3K से दूंगा, सारी इक्वेशन एज इट एज आ जाएगी क्योंकि सबके बटे में 3K है, तो ये आ जाएगा V2 माइनस V1, आगे नेक्स्ट आ जाएगा V2, नेक्स्ट आ जाएगा V2 इज इक्वल टू 0, ये बन रहा है। तो देखो ये पहले V1 का वेरिएबल आपने रख लेना -V1, फिर आपने V2 के वेरिएबल इकट्ठे कर लिए तो ये बन रहा है 3V2 इज इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इसको आपने लिखना है मैट्रिक्स फॉर्म में। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखता हूँ इसकी यहाँ पे ऊपर, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के कैसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं ये समझने के लिए आपने हमारी एग्जांपल नंबर 3.1 देख लेनी है। ये कैलकुलेटर पे आपको वैल्यूज़ दे देगा, ठीक है, कैलकुलेटर आपको वैल्यू निकाल के दे देगा ऐसे। अब पहले नंबर पे बच्चों आपने मैट्रिक्स में ना इनके कांस्टेंट लिखने होते हैं इक्वेशन के साथ, जो कांस्टेंट होते हैं इनके वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं साइन के साथ। देखो +3 है, फिर है -1 और वेरिएबल की अरेंजमेंट भी सेम होनी चाहिए हर इक्वेशन में। यहाँ पे -1 है पहले और साथ में 3 है, फिर इनके वेरिएबल को कॉलम वाइज लिखना होता है, V1 V2, फिर इज इक्वल टू वाले नंबर आपने लिखने होते हैं। इसमें देखो 9 है, इसमें 0 है,
तो अब मैं इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करके आपको बताता हूँ V1 और V2 की वैल्यू क्या आती है। फिर हम यहाँ पे V1 की ही हमें वैल्यू चाहिए तो V0 प्राइम की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये देखो बच्चों, इस तरह से आपको कैलकुलेटर वैल्यू दे देगा। तो मैंने आपको बता दिया कहाँ से आपने ये चीज़ समझनी है कि कैसे वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये आपके सामने पहली V1 की वैल्यू, दूसरी V2 की वैल्यू। V1 की वैल्यू आई है 3.375, यही हमें चाहिए थी। आपने एक दफ़ा मेंशन कर देना नीचे कि V1 इज़ इक्वल टू दिस, V2 इज़ इक्वल टू दिस। देन आपने ऊपर V0 प्राइम की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। V0 प्राइम इज़ इक्वल टू V1 है, और V1 की वैल्यू हमें कैलकुलेटर ने निकाल के दी है 3.375 इस मैट्रिक्स की ही मदद से। तो ये हमारे पास आ गई V0 प्राइम की। अब आप क्या करोगे, आपने देखे 9 वोल्ट सोर्स का देख लिया कितना इंपैक्ट पड़ता है आउटपुट के ऊपर। अब आपने 6 वोल्ट का देखना है। तो 6 वोल्ट का जब मैं सर्किट ड्रा करूँगा, अभी मैं ड्रा करके आपको दिखाता हूँ। तो आपने 9 वोल्ट को रखना है शट डाउन, तो ये शॉर्ट वायर से रिप्लेस हो जाएगा। अभी मैं इसको ड्रा करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, ये मैंने दूसरा वोल्टेज सोर्स टर्न ऑन रख के सर्किट को ड्रा किया है एक दफ़ा फिर से। तो आपके सामने है सर्किट ये। तो इस सर्किट में आप देख सकते हैं, जब मैंने मतलब कि 6 वोल्ट को पावर ऑन किया और बाकी के सोर्सेज को शट डाउन किया, उसमें था सिर्फ 9 वोल्ट का सोर्स, तो उसकी जगह शॉर्ट वायर ड्रा कर दी गई है। ठीक है जी, ये शॉर्ट वायर लग गई है, बाकी सर्किट एज इट एज़ है। और जो वोल्टेज थे V0, अब ये भी V0 की एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है, V0 का कुछ हिस्सा, डेट्स वाई आगे हम V0 प्राइम नाम दे चुके हैं, तो इसको कह देंगे V0 डबल प्राइम। अब इसको हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो वही तरीका कार नोडल एनालिसिस टेक्निक लगाते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले मेरे पास ये एक हायर नोड है जहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच है। यहाँ पे मैं V3 के नाम से वोल्टेज ले लेता हूँ। ठीक है, V2 के नाम से ले चुका हूँ, V1 के नाम से भी, तो V3 यहाँ पे रखते हैं। उसके बाद ये एक हायर नोड है जहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच है। यहाँ पे V4 आ गए वोल्टेज, और नीचे आपको पता है फिर से यहाँ पे भी एक सरफेस नोड होगा, क्योंकि नीचे मेरे पास 4 वायर्स आके अटैच हो रही हैं, उसी तरह से जैसे प्रीवियस सर्किट में था। तो सारा ये बच्चों वही कैलकुलेशन उसी तरह से सारी करेंगे नोडल एनालिसिस, क्योंकि ये सेम टू सेम वही सर्किट है हमारे लिए। तो इसको करना पड़ेगा ग्राउंड, देख लो एज इट एज़ वही काम चल रहा है सारा। तो अब हम लगाएंगे 1 बाय 1 क्या, KCL इन नोड्स के ऊपर। तो पहले मैं KCL लगाता हूँ इस नोड के ऊपर। अप्लाई KCL एट नोड 3 आप लिख लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है जी, क्योंकि ये मेरे पास नोड 3 बनता है इस सर्किट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जब KCL लगाएंगे, हर वायर की करंट लिखनी है। पहले इस वायर की करंट लिखता हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पे लीव ही करवानी पड़ेगी करंट, तो ये उसी वक्त लिख दूंगा V3 माइनस, और जाके ये ग्राउंड में एंटर करेगी करंट, तो V3 माइनस 0, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आई है 3 किलो। उसके बाद पहले ये मुझे इक्वेशन आपको लिख के दिखा देनी चाहिए। देखो बच्चों, V0 डबल प्राइम की क्या इक्वेशन बन रही है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल है इस नोड की तरफ तो V3, प्लस में आगे नेगेटिव टर्मिनल है 0 की तरफ तो ये माइनस में आगे, यानी कि मेरे पास V0 डबल प्राइम इस वक्त इक्वल है V3 के। तो ये मुझे मालूम करना होगा। उसके बाद देखो, अभी इसकी बात कर रहे थे V3 की, ये वाली वायर होगी, ये वाली वायर, इस वायर की भी करंट का नहीं पता, तो यहाँ पे भी करंट लीव करवा देते हैं। यहाँ से करंट लीव करवाई, उसी वक्त आ गया V3 माइनस, और ये जाके ग्राउंड में एंटर हुई V3 माइनस 0, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आई 3 के। उसके बाद बात आती है इस वायर की, तो इस वायर में भी वही तरीकाकार, एक लिविंग करंट V3 माइनस, करंट यहाँ से लीव हुई है, यहाँ से लीव करती हुई V4 में एंटर होगी, V4 आ गया आगे, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो है 3 के, इज़ इक्वल टू आ गया 0, क्योंकि इस नोड के घेरे में पास इतनी ही वायर थी, इसका मतलब एंटरिंग करंट है ही कोई नहीं। 3 के इस कैल से हमारा 3 के से ज़रब देंगे, देखो सबका बटा कट आउट हो जाएगा, यानी कि ऊपर वाले नंबर एज इट एज आ जाएंगे। तो V3 प्लस V3 माइनस V4 ये आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 0। अब इसको कैलकुलेट करें, क्या बनता है 3V3 माइनस V4 इज़ इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब इक्वेशन 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, नोड 4 के ऊपर KCL लगाएंगे, वही तरीका, और अप्लाई KCL एट नोड 4 ही आपने लिख लेना। ठीक है जी, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस वायर की करंट लिखता हूँ बच्चों। तो इस वायर की करंट कैसे लिखेंगे, वही लिविंग करंट का कंसेप्ट, V4 माइनस V3 आ जाएगा, और क्योंकि इसमें से हमने करंट लीव करवानी, जिस नोड के ऊपर KCL लगा रहे होते हैं उस नोड में से हमने करंट लीव करवानी होती है, लिविंग करंट का कंसेप्ट जो है। ठीक है, ये है। तो V4 माइनस V3, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई, उसके बाद प्लस इस वायर की लिखूँ तो V4 माइनस 0 ओवर 3 के। उसके बाद जो नेक्स्ट वायर है बच्चों ये वाली, उसमें क्या आएगा, V4 लीव करवाऊंगा करंट को, V4 माइनस, करंट जाके इसके पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर हुई, तो ये आगे आगे +6, लेकिन -6 होगा बाहर वाले माइनस की वजह से। यहाँ से भी फिर करंट को लीव करवाना होगा, क्योंकि नोड टू नोड मूवमेंट होनी चाहिए, तो ये जाके एंटर कर जाएगी 0 वोल्ट में, तो ये आएगा V1 माइनस 6 माइनस 0 ओवर जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो 3 के थी, तो इज़ इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन आ गई इसकी 3 के ही, इसका एलसीएम है, देखो पूरी इसका बटा कैंसिल हो जाएगा 3 के से ज़रब देने की वजह से, तो ऊपर वाले नंबर एज इट एज आ जाने हैं, तो मैं वैसे ही लिख देता हूँ V4 माइनस V3, क्योंकि आपको ये बता रहा हूँ, बस मैं कैलकुलेशन आपको बच्चों एक एक स्टेप की बताता हूँ, ये हमारे चैनल की बस एक खासियत है, और आपको क्वेश्चन फिर इजी लगते हैं। मैं ये चीज़ चेक कर चुका हूँ, क्योंकि बच्चे को जब एक एक चीज़ बता दी जाए ना, बच्चा फिर ईजी रहता है। अब देखो बच्चों, V3 का कंपोनेंट पहले ले आओ, क्योंकि हमने इक्वेशन को अरेंज करना है मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए। फिर V4 का कंपोनेंट 3V4 आ रहा है, इज़ इक्वल टू हो जाएगा 6,
ये आपकी इक्वेशन 2 आगे इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लो जैसे पहले लिखा था। इनके पहले यानी कि कांस्टेंट्स आ जाएंगे साथ वाले -1, यहाँ पे भी -1, ये 3, ठीक है जी। फिर इनके वेरिएबल्स v3 पहले है, फिर v4 है, और इज़ इक्वल टू वाले नंबर 0 एंड 6, ठीक है जी। यानी फर्स्ट इक्वेशन में 0 है, दूसरी में 6। अभी मैं इनकी वैल्यू निकाल के आपको बताता हूँ क्या आती है कैलकुलेटर से। तो ये आप देख सकते हैं, ये मुझे कैलकुलेटर वैल्यूज़ दे रहा है। V3 की वैल्यू 0.75 और V4 की वैल्यू 2.25 है। तो V3 इज़ इक्वल टू 0.75 वोल्ट और V4 है आपके पास 2.25 वोल्ट। आपको किसकी वैल्यू चाहिए थी? वी नॉट डबल प्राइम के लिए V3 की वैल्यू चाहिए थी, ये यहाँ पे मेंशन। तो V3 की वैल्यू हमें मिल गई 0.75 वोल्ट। ये आपके पास यानी कि आपने क्या किया, आपने सर्किट के अंदर जो सोर्सेज इफ़ेक्ट कर रहे थे आउटपुट को, आपने उनके मुताबिक सब वैल्यूज़ निकाल ली हैं। अब आपने क्या करना है, वी नॉट की एग्जैक्ट वैल्यू निकालना सुपर पोजिशन थ्योरम में जैसे कहा था। फिर लास्ट में कैसे निकालते हैं, हर सोर्स की जो आपने वैल्यू निकाली होती है वी नॉट के ऊपर, यानी कि जो इफेक्ट उन्होंने किया हुआ था उन सबको जमा कर देना होता है। तो यानी कि इसमें आ जाएगा वी नॉट के पार्ट्स, एक तो वी नॉट प्राइम प्लस फिर वी नॉट डबल प्राइम, दो ही पार्ट्स थे क्योंकि दो सोर्स थे इस सर्किट के अंदर। तो इन दोनों की वैल्यू को जमा करेंगे तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। वी नॉट प्राइम हमारे पास आया था 3.375 और वी नॉट डबल प्राइम अभी अभी आया 0.75। इन दोनों को जमा करते हैं, आंसर आ जाता है हमारा 3.375 प्लस 0.75। तो ये बच्चों आपके पास आंसर आता है 4.125 वोल्ट। ठीक है जी, ये आपका आंसर है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।